मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। मैं रंजन सर फ्रॉम जहानाबाद सृजन क्लासेज। हम लोग पोएट्री पढ़ रहे हैं और हम लोग पोएट्री में पोएट्री सेक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग को पहला पोयम है 12th का। हम लोग रेनबो पार्ट 2 पढ़ रहे हैं और रेनबो पार्ट 2 बुक में लिटरेचर में हम लोग को पहला पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसमें हम कल आपका मीनिंग लिखा दिए थे, है ना। बहुत सारे लड़कन कह रहे हैं कि लाइव कब आइएगा, तो हम गांव से पढ़ाते हैं रे बाबू, और गांव में नेट प्रॉब्लम बहुत है, वाईफाई की सुविधा नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर डिवाइस व्यवस्था हो जाएगा तो हम फिर लाइव आकर पढ़ा देंगे, तब तक आपको सीखना है। तो हम आपको बताए थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के कल मीनिंग बताए थे, जो हमारा पहला पोयम है जिसको लिखा है जॉन डन। कवि का नाम है जॉन डन। जॉन डन। अब हम लोग अबाउट द ऑथर, अबाउट द ऑथर, अबाउट द ऑथर, हम लोग ऑथर के बारे में जानेंगे, है ना। ऑथर से आप लोग को पहले हम ये बतलाना चाहते हैं कि कोई भी कहानी या कविता पढ़ने से पहले उसके लेखक के बारे में जानिए, कि उससे काफ़ी प्रश्न आता है। इसलिए पहले हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे कि आखिर लेखक का क्या इम्पोर्टेंस है, लेखक किस प्रकार के थे, है ना। लेखक कब जन्म लिए, मृत्यु कब हुआ, है ना, उनके अंदर क्या उपलब्धि था, क्या एडवांटेज था, वो हम लोग को सीखना है। और चाहे पोयम हो या स्टोरी हो, आप एक चीज़ को याद रखना बाबू, लेखक का जन्म कब हुआ, लेखक का मृत्यु कब हुआ, और लेखक कौन से देश से बिलोंग करते थे, इससे प्रश्न हर हाल में आता है। इसलिए पहले हम लोग पढ़ने से पहले, इस कविता को पढ़ने से पहले हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में, तो जॉन डन है इनका लेखक, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता का। तो आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, बॉर्न, इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 ईस्वी में, है ना। 22 जनवरी 1572 ईस्वी इन लंदन इंग्लैंड में, है ना। अब देखो यहाँ 22 जनवरी 1572 ईस्वी में इनका जन्म हुआ लंदन में, है ना। और प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। कैथोलिक एक धर्म है रे बाबू, कैथोलिक क्या है, एक धर्म है ना। कैथोलिक एक धर्म है, तो एक कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। अब देखो यहाँ लंदन में इनका जन्म हुआ था, है ना। अब देखो यहाँ समझना, पहले डाई मर गए थे 31 मार्च 1631 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। जन्म और मृत्यु से और कहाँ के रहने वाले थे, इससे प्रश्न हर हाल में आता है। जैसे हम पढ़ाते हैं उसको सिर्फ फॉलो कीजिए, है ना, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो यहाँ डाइड, मृत्यु हुआ 31 मार्च 1631 ईस्वी को। बरीड इन ओल्ड पॉल्स कैथेड्रल, एक गिरजाघर का नाम है, बहुत बड़ा गिरजाघर है, चर्च है, उसी में इनको दफनाया गया था। ओल्ड पॉल्स कैथेड्रल एक गिरजाघर है,
उसी गिरजाघर में इनको क्या किया गया था, दफनाया गया था, है ना। इसको नोट कीजिए आप। चलिए देखिए यहाँ अबाउट द ऑथर के बारे में हम लोग जान रहे हैं, जॉन डन के बारे में, और आगे सीखिए। इनका फादर्स, इनका पिताजी का नाम था जॉन डन। पिताजी का भी नाम जॉन डन था। ये अपने पिताजी का अपना सर नेम रख लिए थे, नाम रख लिए थे जॉन डन, है ना। पिताजी का भी नाम जॉन डन था। मदर्स नेम या मदर का नाम इलिजाबेथ हीवुड। इनका माँ का नाम था इलिजाबेथ हीवुड, फादर का नाम जॉन डन, और पिताजी का ही नाम इनका अपना सरनेम में रख लिए थे, जॉन डन इनका भी नाम था। वाइफ, इनका वाइफ का नाम था, यानी जॉन डन का वाइफ का नाम था एनन मोरे। वाइफ का नाम था एनन मोरे। मैरी, ये शादी किए थे 1601 ईस्वी में। 1601 ईस्वी में ये शादी किए थे। और यहां सीखेंगे स्टडी, अध्ययन या पढ़ाई ये किए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टडी इन एडमिटेड इन, नामांकन इनका था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और कैम्ब्रिज में भी ये पढ़े थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों में ये पढ़े थे। ध्यान देना यहाँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये इंग्लैंड का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी भी बने थे 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, लेकिन इनका अवधि बहुत ही कम था, 1 साल के लिए बने थे, है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1602 ईस्वी में। इसको लिखिए, बतलाते हैं। और इनके लेखक के बारे में जानेंगे। डीन ऑफ संत पॉल, जो चर्च था, वो चर्च का डीन बने थे, जिसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, प्रधानाध्यापक कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं। 1621 ईस्वी में 1621 ईस्वी में जो संत पॉल वो चर्च था, उसका ये डीन बने, है ना, यानी प्राचार्य बने। कब? 1621 ईस्वी में। अब देखो यहाँ जॉन डन इज नोन एज, जॉन डन जाने जाते हैं ए मेटाफिजिकल पोएट, आध्यात्मिक या मनोआध्यात्मिक कवि के रूप में। जॉन डन आध्यात्मिक या मनोआध्यात्मिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। यहां समझेंगे जॉन डन वाज ए मेटाफिजिकल पोएट, जॉन डन एक आध्यात्मिक कवि थे।
यहां ध्यान दीजिए, जॉर्डन is known as monarch of beat, monarch of beat, monarch of beat का मतलब होता है समझदारी का राजा या साम्राज्य। तो जॉर्डन है जो संत पॉल जो चर्च था उसका डीन बनते हैं 1621 ईस्वी में, और यहां से हम 3 स्टार दिए हैं। ये इस पर गौर करने की जरूरत है। जन्म में मृत्यु तो आपको हर हाल में याद रखना है, लेकिन 3 स्टार जो ये है, ये 3 स्टार से रिलेटेड क्वेश्चन हर हाल में आएगा, है ना। आप लोग का तो 12 में आप लोग नए भी विद्यार्थी हैं, जो आप लोग का इन साल एग्जाम दिया है, रिजल्ट आया अभी आप लोग का, भाई बहन का, उससे पूछेगा कि 3 स्टार का जो बोर्ड पर लिखाते थे रंजन सर, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस था। तो ये तीनों से रिलेटेड हर हाल में प्रश्न आएगा। जॉर्डन इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट, जॉर्डन जाने जाते हैं मनोआध्यात्मिक कवि के रूप में, या जॉर्डन बाजे मेटाफिजिकल पोएट। जॉर्डन एक मनोआध्यात्मिक कवि थे या आध्यात्मिक कवि थे। जॉर्डन इज नोन एज मोनार्क ऑफ बीट, और जॉर्डन है जो मोनार्क ऑफ बीट के भी रूप से जाने जाते हैं। यानी प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि हु इज नोन एज मोनार्क ऑफ बीट, मोनार्क ऑफ बीट से कौन जाने जाते हैं, और 4 गो कवि का नाम दिया हो रहेगा, तो उसमें आप टिक लगाइएगा। जॉर्डन को मोनार्क ऑफ बीट भी कहा जाता है। तो ये तीनों से रिलेटेड हर हाल में प्रश्न आएगा, इसीलिए तीनों को स्टार दिए हैं। इसको याद करना, जन्म में मृत्यु तो आपको हर एक चैप्टर में हर एक लेखक कवि को याद करना। इसके साथ जॉर्डन एक मनोआध्यात्मिक कवि के रूप में जाने जाते हैं, जॉर्डन एक मनोआध्यात्मिक कवि थे। जॉर्डन जाने जाते हैं, है ना, मोनार्क ऑफ बीट के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्हें मोनार्क ऑफ बीट भी कहा जाता है, समझदारी का राजा या सम्राट। इसको लिख लीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए, एक 3 स्टार यहाँ है। जॉर्डन इज नोन या फेमस एज, जॉर्डन जाने जाते हैं, है ना, या फेमस लोकप्रिय हैं क्या चीज के रूप में, सॉन्ग एंड सोनेट। इन्हें सॉन्ग और सोनेट के रूप में भी जाने जाते हैं, यानी ये अपने जीवन में बहुत सारे सॉन्ग और सोनेट लिखे हैं। सोनेट कहते हैं 14 लाइन वाले कविता, 14 लाइन की जो कविता रहता है उसको हम लोग सोनेट कहते हैं। जो जिस कविता में 14 लाइन्स पंक्ति का जो कविता है उसको हम लोग सोनेट कहते हैं। तो 14 लाइन वाले पंक्ति को हम लोग सोनेट कहते हैं। तो जॉर्डन है जो जाने जाते हैं सॉन्ग एंड सोनेट के रूप में भी फेमस है ना। एलेगीज शोक गीत के भी रूप में फेमस है। सटायर चुटकुल्ला के रूप में भी फेमस है ना। और सरमॉन्स उपदेश और प्रवचन के भी रूप में ये जाने जाते हैं या लोकप्रिय हैं। तो जॉर्डन लोकप्रिय है सॉन्ग और सोनेट के लिए, चुटकुल्ला के लिए सटायर, एलेगीज शोक गीत, और सरमॉन्स उपदेश और प्रवचन के लिए। तो 3 स्टार जो हम 4 को लिखाए हैं, इससे हर हाल में आपको एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ये डेफिनेट कर लो, इसको दम रट्टा मार लो, पेन उठाओ, इसको दम लिख लो, है ना। 3 स्टार वाला जो हम लिखा है उस पर फोकस करना है। जन्म और मृत्यु को तो हर हाल में लिखना है, उसके बाद इसको लिखना है जो 3 स्टार है। तो अब हम लोग ऑथर के बारे में जान गए, तो आप जरा थोड़ा सा और विशेष जान जाइए। तो आपको हम बतलाते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो कविता है वो जॉर्डन के द्वारा लिखा गया है। और जॉर्डन का जन्म है ना 1572 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1631 ईस्वी में हुआ। और इनके पिताजी का भी नाम जॉर्डन ही था, माताजी का नाम एलिजाबेथ है ना हीवुड था, है ना। और इनकी पत्नी का नाम एन एन मोरे था, एन एन मोरे था। और
जॉर्डन शादी किए 1601 ईस्वी में। 1601 ईस्वी में ये शादी किए थे और जब 1631 ईस्वी में जब ये मर गए थे तो इनको जो ओल्ड पॉल्स है ना कैथेड्रल चर्च था उसमें इनको वरिड किया गया था, मतलब दफनाया गया था। ये डीन भी बने थे, संत पॉल का ये डीन भी बने थे, जो चर्च था उसका चेयरमैन प्रधानाध्यापक है ना, प्रिंसिपल भी बने थे 1621 ईस्वी में, है ना। और ये एक कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना। इनका धर्म क्या था? कैथोलिक। लेकिन इनका दुर्भाग्य रहा कि जिस समय ये जन्म लिए इंग्लैंड में, है ना, लंदन इंग्लैंड की राजधानी आप लोग भली भांति से जानते हैं। तो जब ये जन्म लिए तो इंग्लैंड में एक प्रॉब्लम चल रहा था, एंटी कैथोलिक, है ना। एंटी का मतलब आप लोग जानते होंगे, ऐसा कहता है कि हमारा एंटी पार्टी है, माने विरोध, है ना। कि जो कैथोलिक लोग को वहाँ इलीगल माना जाता था, लोग उसको इम्पोर्टेंस और वैल्यू नहीं देता था। उसी समय ये जन्म लिए थे, है ना। यानी कैथोलिक धर्म को वहाँ पर तवज्जो नहीं दिया जाता था। उस समय एक विद्रोह चल रहा था जिस समय ये जन्म लिए थे, है ना। कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे और ये 1602 ईस्वी में ये पार्लियामेंट का मेंबर भी बने, जिसे हम लोग एमपी कहते हैं, है ना। 1602 ईस्वी में बने। और ये जॉर्डन हैं जो एक मेटाफिजिकल कवि के रूप में जाने जाते हैं। मेटाफिजिकल कहते हैं आध्यात्मिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। जॉर्डन एक आध्यात्मिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये लोकप्रिय हैं सॉन्ग और सोनेट के लिए, ये लोकप्रिय हैं शोक गीत के लिए, ये लोकप्रिय हैं चुटकुला के लिए, ये लोकप्रिय हैं आपको उपदेश और प्रवचन के लिए, है ना। इन्हें मोनार्क ऑफ बीट भी कहा जाता है। ये चारों जो हम लिखाए हैं ऑब्जेक्टिव 3 स्टार, उससे हर हाल में आपका प्रश्न आएगा, है ना। मोनार्क ऑफ बीट, ये सब जितना भी लिखा है उस पर फोकस करना है। तो अब हम लोग इनके बारे में जानते हैं। तो ये मेटाफिजिकल अब समझना है कि आखिर आध्यात्मिक क्या होता है, मेटाफिजिकल आखिर है क्या। तो मेटाफिजिकल इसलिए इनको कहा गया कि इनके अधिकांश जितने भी कहानी, जितने भी कविता था, इनकी कविता लव पर, डेथ पर, है ना, और लव पर, डेथ पर, यही सब चीज पर आधारित रहता था और नेचर पर, है ना। इनका सारी कविता रचा हुआ था, है ना, लव पर, प्यार पर, मृत्यु पर और नेचर पर, इनका सभी कविता। इसीलिए इन्हें मेटाफिजिकल पोएट, मनोआध्यात्मिक या आध्यात्मिक कवि कहा जाता था। और मेटाफिजिकल पोएट्री, है ना, 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ। 17वीं शताब्दी से मेटाफिजिकल यानी आध्यात्मिक कविता है जो जिसका डेवलपमेंट हुआ, माने शुरुआत हुआ 17वीं शताब्दी से। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ जॉर्डन ही एक मेटाफिजिकल पोएट थे, बहुत सारे मेटाफिजिकल पोएट थे, बहुत सारे मनोआध्यात्मिक आध्यात्मिक कवि थे जो नेचर पर, डेथ पर और लव पर कविता लिखते थे। लेकिन उन सभी मेटाफिजिकल पोएट में जैसे एंड्रयू मार्वल, है ना, सैमुअल जॉनसन, जॉर्ज हर्बर्ट, ये सभी मेटाफिजिकल कवि थे। लेकिन उन सभी मेटाफिजिकल कवि में अगर कोई सबसे लोकप्रिय और सबसे कोई सुपर कवि था तो वो थे जॉर्डन। इनसे बेटर कोई मेटाफिजिकल पोएट नहीं था। जैसे आप लोग फिल्म देखते हैं, है ना, हम नवयुवक लोग, यंग जनरेशन वाला को फिल्म बहुत पसंद है, अभी भी कोई भी फिल्म आप लोग देखते ही रहते होंगे। तो डायरेक्टर तो बड़ी मनी है, आप लोग फिल्म देखते हैं तो देखते होंगे कि डायरेक्टर बड़ी मनी है। लेकिन जैसे आपके मार्केट में मालूम चलता है कि कोई एस राजामौली के फिल्म आ रहा है तो लोग है जो सिनेमा घर के गेटों के कवर देगा, है ना। पलाही से लोग बेट एंड बाज करता है, देखता है ना। जैसे बाहुबली रिलीज हुआ तो लोग पलाही से वहाँ ताक रहा था कि अब की कटप्पा के क्यों किया, मर्डर हुआ, क्यों उसको मारा बाहुबली को। तो ऐसा क्यों होता है? डायरेक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो डायरेक्टर में एक खासियत है कि उसका कहानी और जो उसका मेजरमेंट और जो उसका तौर तरीका है बनाने का वो सबसे बेस्ट रहता है। उसी प्रकार से, है ना, मेटाफिजिकल पोएट बहुत थे, लेकिन सबसे अगर कोई
महान मेटाफिजिकल पोएट थे, तो वो कौन थे? जॉन डन थे। इसीलिए एंड्रू मार्वेल, है ना, सैमुअल जॉनसन, जॉर्ज हर्बर्ट, ये सभी मेटाफिजिकल कवि थे। लेकिन उन सभी मेटाफिजिकल कवि में सबसे अगर कोई महान कवि था तो वो थे कौन? जॉन डन। इसीलिए इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट्स कहा जाता है। और मेटाफिजिकल इसलिए कहा गया कि इनकी कहानी, इनकी कविता, है ना, इनकी कविता डेथ, लव और नेचर पर ही लिखा हुआ रहता था, कंपोज रहता था, इसलिए इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता था। और मेटाफिजिकल पोएट्री कविता शुरू हुआ 17वीं शताब्दी से। इनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। एक तो संघर्ष, पहला इनका संघर्ष ये रहा कि जब 4 साल के थे तब इनके पिताजी का देहांत हो गया था। 4 साल की उम्र में इनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि पिताजी का जीवन में क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो 4 साल जब इनका उम्र था तो इनका पिताजी का देहांत हो गया था। पहला इनका बिग पॉइंट ये हुआ। दूसरा था कि ये जन्म लिए थे उस समय वहाँ पर एंटी कैथोलिक, है ना, कैथोलिक धर्म के लोग को वहाँ पर इलीगल माना जाता था। लोग हैं जो उससे नफरत करते थे, उनको वहाँ से मतलब कोई तवज्जो नहीं दिया जाता था, है ना। ये बड़े हुए, है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनका दाखिला हुआ। जब ये कॉलेज में पढ़ने लगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी है, इंग्लैंड का कैम्ब्रिज भी है ना। हमारे देश के भी बहुत सारे नेता वहाँ पढ़े हैं। तो वहीं पर ये पढ़ रहे थे तो कॉलेज में एक लड़की थी जिसका नाम था एन मोरे, है ना। कॉलेज लाइफ में एन मोरे से इनको प्यार हो गया, स्नेह हो गया, उनसे लगाव हो गया। एन मोरे से ये मोहब्बत करने लगे और ये चुपके से शादी कर लेते हैं, है ना, बिना सेक्रेटली मैरिज, मतलब चुपके से शादी कर लेना, है ना। और वो जो लड़की एन मोरे थे, इनका पैट्रॉन्स नाइस थे, मतलब जिस जगह पर ही रहते थे, जिस मकान मालिक, जिसको हम पैट्रॉन्स का मतलब आश्रय देने वाला, है ना। जैसे आप लोग कोई मकान मालिक के यहाँ रहते हैं तो आश्रय देने वाला हुआ। तो यहाँ जहाँ पर वो रहकर स्टडी करते थे, वो मकान मालिक का एक भतीजी थी जिसका नाम था एन मोरे, उससे वो शादी कर लेते हैं, है ना। 1601 ईस्वी में चुपके से, कोई जानता नहीं है, चुपके से शादी कर लेते हैं, है ना। लेकिन एन मोरे के पिताजी का नाम था जॉर्ज मोरे, है ना। जॉर्ज मोरे उनके पिताजी का नाम था। वो इस शादी के खिलाफ थे, शादी के विरुद्ध थे, इसीलिए वो कंप्लेन करते हैं। तो कुछ समय के लिए जेल भी चले जाते हैं। कौन? जॉन डन, है ना, जेल चले जाते हैं। लेकिन फिर इनको, है ना, कोर्ट है जो इनको शादी को अप्रूवल कर देता है, मतलब वैलिड कर देता है, जेल से बाहर भी आते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों में ये शिक्षा प्राप्त किए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनको बाई फोर्सली, है ना, बाई फोर्सली इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, है ना, निकाल दिया गया, है ना, बिना डिग्री दिए हुए। उनका रीजन, इसका रीजन था, एक रीजन था इनका धर्म और दूसरा रीजन था द ओथ ऑफ सुप्रीमेसी, है ना, द ओथ ऑफ सुप्रीमेसी, है ना, सुप्रीमेसी। और इनका मतलब रिलीजन, धर्म, कैथोलिक के कारण इनका है जो वहाँ पर डिग्री नहीं दिया गया, बाई फोर्सली निकाल दिया गया कि तुम कैथोलिक धर्म से है, तुम्हें कोई डिग्री नहीं मिलेगा, बिना डिग्री के निकलो यहाँ से, पहला रीजन। और दूसरा था द ओथ ऑफ सुप्रीमेसी, है ना। सुप्रीमेसी क्या होता है तो आपको हम बतलाते हैं। इंग्लैंड में एक एक्ट है, इंग्लैंड में एक कानून है, इंग्लैंड में एक कानून था कि कोई भी ग्रेजुएट विद्यार्थी है जो जब ग्रेजुएशन करता था, ग्रेजुएट होता था, जितने भी ग्रेजुएट व्यक्ति था, जितने भी ग्रेजुएट वहाँ के स्टूडेंट थे, वो इंग्लैंड के राजा और रानी को, इंग्लैंड के राजा और रानी को सुप्रीम ऑफ गवर्नर मानते थे। चर्च ऑफ इंग्लैंड के सुप्रीम ऑफ गवर्नर माना जाता था। किसको? इंग्लैंड के राजा और रानी को, है ना। इंग्लैंड के राजा और रानी को, इंग्लैंड के राजा और रानी को एजुकेटेड लोग चर्च ऑफ इंग्लैंड का सुप्रीम
गवर्नर मानते थे और वो राजा और रानी का अधिकार था ग्रेजुएट व्यक्ति को द ओथ ऑफ सुप्रीमेसी कराने का। लेकिन जब इनको ओथ ऑफ सुप्रीमेसी कराने के लिए बोला गया तो ये कहें ओथ ऑफ सुप्रीमेसी लेने से ये इनकार कर दिए, मतलब शपथ नहीं लिए ओथ ऑफ सुप्रीमेसी का। इसीलिए इनको सर्टिफिकेट डिग्री नहीं दिया गया, बिना डिग्री के वहाँ से निकाल दिया गया कि चलिए डिग्री नहीं मिलेगा। तो इनको डिग्री न मिलने का दो कारण, एक तो ये कैथोलिक धर्म से थे और वहाँ पर एंटी कैथोलिक आंदोलन हो रहा था, है ना, कि एंटी कैथोलिक को इलीगल माना जाता था। दूसरा चीज था कि द ओथ ऑफ सुप्रीमेसी का जब वहाँ के राजा और रानी है जो इनको मतलब ओथ ऑफ सुप्रीमेसी लेने के लिए कहा कि आप ओथ लीजिए, उससे लेने के लिए शपथ लेने के लिए इनकार कर दिए, इसलिए इनको कोई डिग्री नहीं मिला, इनको वहाँ से निकाल दिया गया बिना डिग्री के। ये वकालत भी किए थे लेकिन वकालत भी इनको नहीं चल पाया, है ना। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि मेरिट वाला व्यक्ति एक दिन जरूर सफल होता है। डिग्री नहीं मिला लेकिन आज देखो इनके अंदर मेरिट था, एबिलिटी था, जिसके कारण आज इंग्लैंड नहीं पूरे देश के शिक्षित लोग इनके बारे में जानते हैं कि जॉर्डन किस तरह के कवि थे, है ना। तो फिर उसके बाद अब हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि आखिर ये स्वीटेस्ट लव जो कविता है वो कविता क्या चीज़ पर आधारित है, कविता का क्या प्रसंग है। हम लोग फिल्म देखते हैं तो फिल्म क्या चीज़ पर आधारित है। बाहुबली आप देखें तो बाहुबली क्यों नाम पड़ा, कोई भी फिल्म हम लोग देखते हैं, सुल्तान देखते हैं तो सुल्तान क्यों नाम पड़ा। उसी प्रकार से जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है वो क्या चीज़ पर आधारित है, कविता का क्या प्रसंग है। तो इस कविता में जॉर्डन है जो एक कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो अपनी पत्नी एन मोरे के लिए लिखे हैं। और इस कविता में जॉर्डन है जो विदेश यात्रा करना चाहते थे, अपनी पत्नी को छोड़कर अकेले विदेश यात्रा करना चाहते थे। और वो जब अपनी पत्नी को बोलते हैं कि मैं यात्रा पर जाना चाहता हूं तो उनकी पत्नी है जो भयभीत हो जाती है, डर जाती है कि विदेश यात्रा में कुछ भी घटना घट सकता है, कुछ भी हो सकता है और इस समाज में हम इसके मतलब अपने पति के बगैर, जॉर्डन के बगैर हम कैसे रहेंगे। वो बहुत भयभीत थी और उसी को समझाने के लिए किस तरह से वो समझाते हैं, है ना, किस तरह से उसे कन्विंस करते हैं, किस तरह कौन कौन सी बातों से वो अपनी पत्नी को समझाते हैं, कौन से उदाहरण देते हैं, है ना, आखिर वो किस तरह से अपनी पत्नी को समझाते हैं। क्योंकि विदेश यात्रा जाने के लिए उनकी पत्नी है जो क्या कर दी, अड़चन लगा दी। तो वो किस तरह से पत्नी को समझाते हैं उसी कन्विंस को इस कविता में दिखाया गया है और यही कविता का प्रसंग है। और ये ऑथर के बारे में हम लोग जाने, अभी कविता खत्म नहीं हुआ, ये हम ऑथर के बारे में बतलाएं और कविता क्या चीज़ पर आधारित है ना। इसके बाद हम लाइने लाइन बुक से हिंदी करेंगे, उसके बाद समरी पढ़ाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव होगा। ये हम ऑथर के बारे में बतला दिए। आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो अभी अभी रोज़ कमेंट करते हैं कि हम वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, मालूम नहीं था, इसलिए आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है एक शिक्षक के नाते, एक बड़ा भाई के नाते कि वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूर दराज में जो गरीब लोग हैं, असमर्थ लोग हैं, वो भी पढ़ सके, वो भी अध्ययन कर सके, है ना। शेयर कीजिए वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है ना। और कल आपका होमवर्क रहा कि आपको मीनिंग देख लेना है। आज जो ऑथर के बारे में हम बतलाए हैं ये वीडियो में 2 बार 3 बार आपको समझना है। वीडियो देखकर इसको लिख लीजिएगा, कैसे कैसे सर समझाए थे ये सारी चीज़ को लिख लीजिएगा। और कल आपका टाइम एंड टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट तक पढ़ लीजिएगा और उसका MCQ कराएंगे। और आपका एक दिन का ये होमवर्क हो गया कि इसको कैसे कैसे हम समझाए हैं, क्या बतलाएं, उसको देखना है। कल आपका ये नहीं बताएंगे, अगला दिन इसको हम पढ़ाएंगे किताब से, फिर समरी लिखाएंगे, ऑब्जेक्टिव कराएंगे, एक्सप्लेन कराएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है ना। और लिटरेचर से कभी घबराना नहीं, है ना। जब हम हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप समर्थन कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ये आपके लिए रंजन सर सदैव आपके लिए खड़े हैं और विशेष तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। हम लोग
आप लोग हमारे बारे में खुद जानते हैं, मेरे बारे में खुद जानते हैं अपने भाई बहन के द्वारा, है ना। इसीलिए आप इसको वीडियो को देखना है। जो भी हम ऑथर के बारे में बतलाए हैं 3 स्टार को याद रखना है। जो भी ऑथर के बारे में बतलाए उसको कॉपी में लिख लीजिए, है ना। कैसे कैसे इनका जीवन था, किस प्रकार के ये थे, कविता का क्या प्रसंग है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कल MCQ टाइम एंड टेंस के कराएंगे और हड़बड़ाना नहीं है। लिटरेचर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। साथ साथ चलते रहेगा लिटरेचर भी और ग्रामर भी। वीडियो को शेयर करना है, लोगों को बतलाना है कि आपके सहयोग से गरीब के भी बाल बच्चे पढ़ सके। यही हमारा मोटो है, उद्देश्य है। स्टे होम, घर पर रहिए, सेफ रहिए।